हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग की जो पुलिस सिलेक्शन की जो सीरीज शुरू हुई है उसकी शुरुआत 7 तारीख से हुई है, उसी से संबंधित आज हम लोगों की अगली क्लास होने वाली है ना, जिसमें हम लोगों ने कल भी कुछ सवालें की थी। तो उसी से संबंधित कुछ सवालें हम आज फिर लेके आए हैं आप सबके लिए। यदि आपका बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है, यदि आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, यदि कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही हुआ तो उसको कमेंट के माध्यम से आप हमसे कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको आसान तरीके से कम समय में मैथ सिखा सकूं। मेरी कोशिश हमेशा से यही रही। जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, मेरी कोशिश शुरुआत से ही रही है कि हम उनको आसान तरीके से मैथ को सिखा सके, समझा सके, ताकि वो भी इस विषय में निपुण हो सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला प्रश्न दिया है, दे रखा है 2 की घात 20 का आधा क्या होगा। 2 की घात 20 का आधा। तो मेरे प्यारे सभी साथियों देखिए, 2 की घात 20 का आधा, ऐसे प्रश्न में कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं। कभी कभी कोई बच्चा गलती कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो क्या कर देता है वो 2 की घात 20 का आधा, अगर वो गलती से 2 की घात 10 कर दिया तो उसका उत्तर तुरंत गलत हो गया। अगर उसने गलती से 2 की घात 10 कर दिया तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो भाई इसको हम लगाएंगे कैसे, इसका मतलब पहले समझिए। इसका मतलब ये होता है 2 की घात 20 का आधा। आधा का मतलब किसी संख्या में हम 2 से भाग करते हैं, क्लियर है ना। अब इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 20 है और यहाँ पे 2 की घात हम 1 इसको लिख सकते हैं ना, लिख तो सकते हैं। अब ये क्या हो गया, देखिए ये आधार संख्या, ये घात संख्या, ये आधार संख्या, ये घात संख्या। जब आधार संख्या बराबर हो, जब आधार संख्या क्या हो, बराबर हो और भाग हो, तो भाग में घातें आपस में घट जाया करती है। तो ये जो आपका हो जाएगा 20 में से 1 घट के 2 की घात 19, 2 की घात 19 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न दे रखा आपका 15 फैक्टोरियल गुणे 25 फैक्टोरियल में दाईं तरफ शून्य की संख्या क्या होगी। पहले समझिए, 15 फैक्टोरियल तथा गुणे 25 फैक्टोरियल में दाईं तरफ शून्य की संख्या क्या होगी। पहले एक चीज समझिए, शून्य शून्य मिलता कैसे, शून्य बनता कैसे, शून्य मिलता है 5 का किसी भी सम संख्या में, किसी भी सम संख्या में गुणा करने पर। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2, 4, 6 किसी भी सम संख्या, 5 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर, किसी भी सम संख्या गुणा करने पर ही शून्य मिलता है। हमको शून्य चाहिए, इसमें क्या क्या रहा भाई 15 फैक्टोरियल। अब इसमें समझिए फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है 15 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 15 से लेके हमको 1 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करना है। वैसे 25 फैक्टोरियल का मतलब होता है 25 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हमको 25 फैक्टोरियल मतलब होता है कि हमको 25 से लेके 25 से लेके 1 तक ही गुणा करना पड़ेगा। अब भाई इसका गुणा तो करेंगे पहले, उसके बाद 25 का भी गुणा करेंगे, उसके बाद जो आएगा मान उसका भी गुणा करके हमको निकालना क्या है, 0। अगर इतना बड़ा हम गुणा करने चलेंगे तब तो हमको हो जाएगी बहुत देर, हम करेंगे क्या। चलिए ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे कैसे, पहले समझिए। ऐसे प्रश्नों के लिए हमको क्या ढूंढना रहता है भैया, ऐसे प्रश्नों के लिए जब कभी, है ना, जब कभी ऐसा प्रश्न दिख जाए तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल मतलब मैंने बता के रखा है पिछली क्लास में, मैंने बता भी रखा है कि 15 फैक्टोरियल आपको ढूंढना क्या है, 5 ढूंढना है। तो इसमें 5 ढूंढने के लिए क्या करेंगे आप, 15 में 5 से भाग करते जाइए, तब तक भाग करेंगे जब तक भागफल 5 से छोटा होना चाहिए। देखिए 15 में 5 से भाग करिए, 5 से 3 15, 3 आ गया, 3 में अब 5 से भाग जाएगा ना, 3 रखे रहिए। उसके बाद हमको निकालना 25 फैक्टोरियल। 25 में अब 5 से भाग करेंगे, हमको 5 ढूंढना है। 25 में जब 5 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, 25। अभी इस 5 में एक बार और भाग जा सकता है, एक बार और भाग जाएगा तो 5 से कम भाग
टोटल इसमें कितना मिलेंगे, 6 शून्य मिलेंगे। इसमें कितना शून्य मिलेंगे, 3 शून्य मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जब 3 शून्य वाली किसी संख्या का 6 शून्य वाली किसी संख्या से गुणा होता है तो 3 का 6 में गुणा करके हम 18, 3 का 6 में गुणा करके 18 नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। करते कैसे हैं, जैसे आपको 20 का, मान लीजिए 20 का आपको 30 में गुणा करना है या 300 में गुणा करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 एक कम 2 तो करेंगे नहीं, आप क्या करते हैं, अगर गुणा करेंगे इसको तो ये लिखा जाएगा 6000, मतलब 2 जीरो इसमें का 1 जीरो इसमें का क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो वैसे ही 6 और 3 जुड़ के कितना हो गया, 9। इसके दाएं तरफ शून्य की संख्या क्या होने वाली है, 9। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या क्लियर है ना? चलिए बढ़िया, अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 3 की घात 30, 3 की घात 30 का 1/3 क्या होगा, 3 की घात 30 का 1/3 क्या होगा बच्चा, 3 घात 30 जैसे अभी हमने लगाया था वैसे 3 घात 30 का 1/3 मतलब 1/3 का मीन्स होता है गुणा। इसका मतलब आपको 3 घात 30 में 3 से भाग करना है। अभी मैंने बताया था ये 3 घात 30 है और 3 घात 1 है। जब आधार संख्या बराबर होती है तो भाग में घात आपस में घट जाया करती है। 30 में 1 घट गया तो आपका आंसर हो गया 3 की घात 29। आपका आंसर 3 की घात 29, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं भाई, अगला प्रश्न दिया है 2 की घात 41 प्लस 2 की घात 42 प्लस 2 की घात 43 प्लस 2 की घात 44 निम्न में से किस संख्या से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऐसे प्रश्न जब कभी मिल जाएं और आपसे पूछे किस संख्या से विभाजित होगी, तो इसमें आप देखिए लिखा है 2 की घात 41 प्लस 2 की घात 42 प्लस 2 की घात लिखा 43 प्लस 2 की घात लिखा है 44। इसमें आप ये देखा करिए इन सभी में क्या है जो कॉमन है, इन सभी में क्या है कॉमन। तो देखिए 2 41 बार यहाँ है, यहाँ 2 42 बार, यहाँ 2 43 बार, यहाँ 2 44 बार। इसका मतलब 2 41 बार तो सभी के पास है, 2 41 बार सभी से हम ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। प्लस यहाँ पे घात 42 थी, 2 41 हमने बाहर ले लिया, बचा कितना, 2 की घात 1 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना, 2 की घात 1 बचेगा। उसके बाद 2 की घात 1 बचा, प्लस यहाँ 43 है, 2 43 बार हमने 41 बार ले लिया तो बचा कितना, 2 की घात 2 बचा। यहाँ पे 2 44 बार है, हमने 41 ले लिया, बचा कितना, 2 की घात 3। अब इसको हम जब सरल करने चलेंगे 2 41, 2 की घात 41, इसका मान निकालेंगे। देखिए 2 की घात 3 का मान होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 घात 2 का मान होता है 2 दूनी 4, 8 4 12, और 2 घात 1 का मान होता है 2, 12 2 14, और एक क्या हो गया 15। यानी इसको हम चाहे तो आप इससे विस्तार में लिख सकते हैं। अभी इसको हम जोड़ेंगे तो 2 की घात 41 गुणे में क्या आएगा, ये 15 आएगा। अब क्या ऑप्शन में देखिए, क्या ऑप्शन में कहीं 15 दिया है, क्योंकि इसमें 15 गुणज में है, तो जब 15 गुणज में है तो संख्या 15 से तो कट जाएगी, लेकिन ऑप्शन में 15 तो है ही नहीं कहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए 15 तो नहीं है लेकिन 15 के गुणज में हो सकता है कोई ना कोई संख्या होगी। देखिए 15, क्योंकि 15 गुणज में कैसी, अगर देखिए 15 गुणज में कौन सी संख्या है, जिसमें देखिए इसमें 15 दिया है तो 15 गुणज में कौन संख्या है, 120, यानी आपका ऑप्शन 120 होना चाहिए। अब इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए सही है कि नहीं सही है। तो देखिए 15 में किसका गुणा करें कि 120 हो जाए, तो 15 में 8 का गुणा करेंगे। अब भैया यहाँ पे देखो जरा, 2 41 बार है, 2 41 बार 8 चाहिए, तो 2 3 बार हम अगर अलग कर लेते हैं, 2 3 बार अलग कर लिए तो 2 यहाँ पे 8 अलग हो नहीं जाएगा, यहाँ पे 2 अलग कर लेते हैं, गुणे में क्या हो जाएगा 15, तो 15 का 8 में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर सी 120 आपका आंसर हो गया। क्या क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया है एक बाड़े में कुछ शुतुरमुर्ग तथा कुछ बारहसिंघा है, कुछ शुतुरमुर्ग तथा कुछ बारहसिंघा है। यदि इनके सिरों की संख्या 75 तथा पैरों की संख्या 180 है तो शुतुरमुर्ग की संख्या बताइए। जब कभी ऐसा प्रश्न मिल जाए पेपर में, जब कभी ऐसा प्रश्न मिल जाए पेपर में, इसको बस देखिए और उत्तर करिए। कैसे करेंगे, देखिए इसमें ऐसे प्रश्न में कुछ जानवर रहेंगे जो 4 पैर वाले रहेंगे, कुछ जानवर कुछ रहेंगे जो 2 पैर वाले रहेंगे, चाहे जानवर हो या पक्षी, कुछ भी ऐसा कुछ रह सकता है। ये 4 पैर वाले 2 पैर वाले, इसमें देखिए क्या क्या रहा है, सिर कितने भैया, सिरों की संख्या है 75 और पैरों की संख्या कितनी है
पैरों की संख्या क्या होती है 180। आपको पता होना चाहिए सिर तो सभी के पास एक होता है, लेकिन इसमें शुतुरमुर्ग के 2 पैर होंगे, बारहसिंगा कितने पैर होंगे 4 पैर होंगे। यदि सिर को दुगुना कर दिया जाए, सिर को दुगुना कर दिया जाए तो 150, अगर सिर को दुगुना कर दिया जाए, अगर सभी के पास 2-2 पैर होते तो यहाँ पे 150 आना चाहिए था, लेकिन 150 नहीं है, कितना 180 कितना ज्यादा है 30। ये ज्यादा कौन है भैया, अभी बारहसिंगा के 4 पैर होते तो बारहसिंगा के 2 पैर हमने हटाए हैं, इसमें 2 से और भाग कर दीजिए, 2 से और भाग कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा बारहसिंगा की संख्या यानी बारहसिंगा की संख्या, बारहसिंगा यानी 4 पैर वालों की संख्या। आपसे पूछा क्या शुतुरमुर्ग की टोटल मान है, सिर कितने 75, सिर उनकी संख्या को ही बताता है क्योंकि सभी के पास एक सिर होता है। अगर 75 सिर है और 15 निकल गया यानी 75 टोटल है, 15 निकल गया बारहसिंगा, तो आपके शुतुरमुर्ग कितने बचे भैया, शुतुरमुर्ग बचे हैं 60। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। क्या ठीक है? चलिए, जब कभी ऐसे प्रश्न दे, जब कभी ऐसे प्रश्न दे आपको क्या करना है, सिर को दुगुना करके पैर से घटा देना है। क्या करना है, सिर को दुगुना करके पैर से घटा देना है। पैर से घटाने के बाद जो बचे उसको आधा कर दीजिए, आधा करने के बाद जो भागफल आ जाएगा वही हो जाएगा 4 पैर वालों की संख्या। अब 4 पैर वालों में कुछ भी हो सकता है, गाय हो, भैंस हो, शुतुरमुर्ग, सॉरी बारहसिंगा हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, 12 मित्रों ने दीपावली के त्योहार पर एक दूसरे को पत्र लिखकर बधाई संदेश भेजे, तो इस प्रकार कुल कितने संदेश भेजे गए होंगे। चलिए, थे कितने मित्र 12 मित्र, 12 मित्र थे। उन्होंने जब संदेश भेजा, जब संदेश भेजे होंगे तो देखिए 12 कितने को भेजेगा, 12 मित्र हैं, एक दूसरे को भेजने का मतलब 12 मित्र हैं तो 12 को थोड़ी ना भेजेंगे, खुद खुद कोई भेजेगा नहीं अपने मित्र को, तो इसके मित्र कितने हो जाएंगे 11, वो भेजेगा 11 लोगों को, तो टोटल होना चाहिए 12 और 11 गुणा कर लीजिए। क्या ये बताइए, जैसे मान लीजिए हमने उस मित्र से खेल, उस मित्र से क्या किया, हमने उसको बधाई संदेश दी, जब तक वो भी मुझे नहीं देगा तो ये तो हो पूरा हो नहीं जाएगी प्रक्रिया। लेकिन ऐसा प्रश्न आता है एक और, इस ऐसे प्रश्न एक और तरीके से पूछता है, जैसे पता चला खेल खेलने वाला प्रश्न हो गया, तो खेल खेलने वाले प्रश्न में अगर 2 व्यक्ति खेल लेते हैं तो एक ही साथ क्रिया उनके खत्म हो जाते हैं, उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, आधा कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या करा, पत्र भेजने वाले में क्रिया आधी नहीं होती भाई, दोनों को बारी बारी से अलग अलग करना पड़ता है, इसलिए से क्या करेंगे, 12 मित्र हैं, 12 खुद को छोड़कर सबको भेजेगा, तो 12 11 132 टोटल कितने पत्र भेजे गए, तो 132 पत्र भेजे गए, 132 ऑप्शन नंबर ए। इसी सवाल में अगर ये कहता त्योहार ना देके, अगर कहता हाथ मिलाने वाला आता है, इसी प्रश्न में देता हाथ मिलाने वाला, अगर ये हाथ मिलाने वाला होता तो हम लोग क्या करते, बटे में 2 कर देते, बस ये ध्यान देना है बस, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, चलिए दिया है 41, यहां धन नहीं होना चाहिए, घन नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए धन पूर्णांक, 41 धन पूर्णांक, ये घन नहीं है, ये 41 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत 101 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए, एक कॉन्सेप्ट क्या है, समपद, समपद और विषम पद, समपद और विषम पद में, समपद और विषम पद होता क्या पहले समझिए। समपद का मतलब होता है, जैसे आपसे कह दे 10 संख्याएं थी, 12 संख्याएं थी, 18 संख्याएं थी, 20 संख्याएं थी, अगर वो सम संख्या में देता है तो क्या कहलाता है, समपद है। लेकिन यदि वह विषम संख्या में 11 संख्याएं, 21 संख्याएं, 41 संख्याएं, 101 संख्याएं, अगर कभी ऐसे करके देता है यानी वो किसमें है, विषम पद में। तो विषम पद में यदि सवाल कहीं भी कोई भी मिल जाए तो वो सवाल एकदम आसान हो जाती है। कैसे, इसमें समझिए कैसे, देखिए दिया कितनी 41 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत, इसका मतलब 41 जो धन पूर्णांक है विषम पद में, 41 धन पूर्णांक में, इसका मतलब होता है औसत में, जो औसत होता है वो एकदम मध्य में होता है। कैसे, जब कभी क्रमिक संख्याओं का औसत निकालते हैं तो जो औसत आता है एकदम मध्य वाली संख्या ही आता है। इसका मतलब जो 41 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत है वो एकदम बीच वाली संख्या ही है, यानी ये मध्य वाली संख्या ही है 101, यानी जो औसत है वही मध्य वाली संख्या है। टोटल संख्या हमारे पास 41 है, एक संख्या मुझे पता चल गई, इसका मतलब 20 संख्या इसके आगे होगी, 20 संख्या इसके पीछे होगी। क्या क्लियर है?
अब आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछा है। बड़ी संख्या पूछने के लिए हमको 101 में 20 संख्या आगे जाना पड़ेगा। संख्याएं कैसी, धन पूर्णांक संख्याएं क्रमिक होती हैं। इसका मतलब 101 में 20 जोड़ देंगे, 101 में हम 20 जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है 121 होना चाहिए। क्या हो गया, 121, आपका नंबर सी 121। क्या क्लियर है? जब कभी विषम पद की सीरीज दे, जब कभी विषम पद की सीरीज दे तो समझिए वो आंसर, वो सवाल एकदम आसान है। और जो भी औसत रहेगा, यदि क्रमिक संख्या है, यदि क्रमिक संख्या है तो जो उसका औसत होता है वही मध्य वाली संख्या ही होता है। विषम पद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये विषम पद में दिया था 41 है, विषम पद में औसत ही मध्य वाली संख्या हो गई। 41 संख्या में एक पता चल गया, 20 आगे 20 पीछे। अगर बड़ी निकालना तो आगे जाएंगे, छोटी निकालना तो पीछे आएंगे। क्लियर है ना। हमको चाहिए था बड़ा पूर्णांक, हमने 101 में 20 जोड़ दिया, आंसर आपका 121। चलिए अगला प्रश्न। एक स्टेशनर को 144 कलम बेचने पर 6 कलम की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। इस प्रश्न को ध्यान देना है थोड़ा सा, नहीं तो इस प्रश्न में गलती हो जाती है। गलती क्या होती है इसमें, देखिए होता क्या है इसमें, पहले समझिए। एक होता है विक्रय मूल्य पर लाभ या विक्रय मूल्य पर हानि होगी, दूसरा होता है क्रय पर, क्रय मूल्य पर लाभ होगा या क्रय मूल्य पर हानि होगी। इसमें आपको यही समझना है, ये विक्रय मूल्य पर लाभ होता है या क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो रही, किस पर हो रहा है। इसमें ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, एक स्टेशन को 144 कलम बेचने पर 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर, किस पर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपको ध्यान ये देना है, जब कभी विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, जब कभी विक्रय मूल्य पर हानि हो, अगर हानि हो तो इसमें जोड़ दीजिएगा, और अगर लाभ होती तो इसमें घटा दीजिएगा, जिसका उसको लाभ या हानि हो रही, ध्यान दीजिएगा। 144 बेचा है, 144 कलम बेचने पर 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, तो अभी मैंने बताया जब कभी हानि होगी तो उसके साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। 144 से कितना हो गया टोटल, 150 में कितने का नुकसान, 6 का, गुणे में क्या लगाएंगे 100, तो हम निकाल लेंगे प्रतिशत हानि कितनी हो रही। प्रतिशत हानि निकाल लेते हैं भैया, 50 से काटे 2 बार में, 3 बार में, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4%, हानि कितने हो रही 4%। ऑप्शन नंबर ए, यही ध्यान देना है। जब कभी विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो, हानि होगी तो जोड़ लीजिएगा और लाभ होगा तो घटा लीजिएगा, लेकिन अगर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होगी तो आपको न तो जोड़ना रहेगा न तो घटाना रहेगा, सीधा आपको ऐसे रख देना रहेगा। क्लियर है ना, ये ध्यान देना है। अगर क्रय मूल्य पर होगा तो न तो जोड़ना न घटाना है। अगला प्रश्न, चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखा भैया, अगला दिया 8 किताबें प्रत्येक 200 रुपए से 250 रुपए के मूल्य पर खरीदी जाती हैं तथा, यहाँ होना चाहिए तथा रुपए 300 से 425 रुपए तक बेची जाती हैं, तो अधिक से अधिक लाभ कमाना है, अधिक से अधिक लाभ कमाना है तो लाभ क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ क्या होगा। पहले समझिए, यदि आप कोई दुकान खोले हैं, मैं समझिए, यदि आप कोई दुकान खरीदे हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है, ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है, तो आप क्या करेंगे, आपकी यही कोशिश रहेगी हम कम से कम में खरीद ले और ज्यादा से ज्यादा में बेच दें, तभी तो आप ज्यादा लाभ कमाएंगे। तो वैसे इसमें भी करना है, कह रहा 200 से 250 के मूल्य पर खरीदी जाती है तथा 300 रुपए से 425 रुपए तक बेची जाती, तो अधिक से अधिक लाभ कमाना है। अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए आपको कम से कम यानी 200 में खरीदना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा यानी 425 में आपको बेचना पड़ेगा। तो ये बताइए, यदि आप एक किताब 200 रुपये में खरीद के 425 रुपये में बेच देते हैं तो आपको लाभ कितने का होगा, एक पुस्तक पर लाभ होगा 425 में 200 घटा देंगे, एक पुस्तक पर लाभ होगा 225 रुपया। और यही कह रहा है कि 8 पुस्तक पर लाभ क्या हो गया, 8 पुस्तक पर लाभ क्या हो गया, 8 दूनी 16, 25 अट्ठे 200, 16 2 1800, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़िया, चलिए अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है
125 फैक्टोरियल में दाईं तरफ शून्य की संख्या, दाईं तरफ शून्य की संख्या क्या होगी? अभी मैंने बताया है शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं। भाई हमको 5 ढूंढना रहेगा, क्योंकि सम संख्या तो बहुत सारी मिल जाती है, जैसे 2 मिलेगी, 4 मिलेगी, लेकिन 5 मेरा 5 में मिलेगा, फिर 10 में, 15 में, तो हमको क्या ढूंढना रहता है? हमको 5 ढूंढना रहता है। आपको करना क्या है, 125 में सिर्फ और सिर्फ 5 से भाग करते जाना है बस। तो 125 में जरा 5 से भाग करो, 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 5 25, ये हो गया। फिर 25 में 5 से भाग करो, 5 25 हो गया। फिर 5 एक कम 5 हो गया। जब तक भागफल 5 से छोटा ना हो जाए पढ़ते रहिए। इसको जोड़ देंगे, 25 5 3 1 30, 1 31। आपका ऑप्शन नंबर सी 31 शून्य होंगे दाईं तरफ। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो ये जो हमारा चैनल है थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दिया है, 216 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। 216 के सभी गुणनखंड। देखिए पहले समझिए गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड हम लोग थोड़ा सा छोटे में समझते हैं, जब कभी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग समझेंगे गुणनखंड क्या होता है। जैसे आप कोई संख्या लेते हैं, जैसे कोई संख्या लेते हैं दो ले लेते हैं, तो दो के कुल कितने गुणनखंड होंगे? दो के गुणनखंड होंगे, एक होगा और क्या होगा? दो होगा। अगर हम 6 के गुणनखंड निकालेंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा और क्या होगा? 6 होगा। ये होता है गुणनखंड। ये क्या होता है? गुणनखंड। तो वैसे इसमें कहा 216 के सभी गुणनखंड निकालिए। तो अब इसके लिए निकालने के लिए 216 किससे किससे कटेगा ये तो हम तोड़ सकते नहीं, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, इसका एक दूसरा व्यवस्था भाई, उसकी दूसरी व्यवस्था करेंगे क्या, हम इसको लिखेंगे 216। 216 को यदि हम लिखना चाहें तो ये होता है क्या, 6 की घात में 3 होता है, 6 36 का 216, ये होता है 6 की घात 3। अगर हम इस 6 को भी और तोड़ना चाहें और तोड़ सकते हैं। कैसे टूटेगा ये? टूटेगा ये 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 की घात में 3, इसका मतलब ये 2 की घात में 3 है और 3 घात भी 3 है। तो अभी आपसे क्या पूछा गया है, सभी गुणनखंड बताइए। अभी मैंने बताया जितने घात तो रहेगा रहेगा, उसके साथ हमेशा एक और रहता है। जैसे भी मैंने बताया 2 के गुणनखंड, 2 के कितने गुणनखंड? 1 और 2, क्योंकि एक तो सभी के साथ रहता है ना, तो वैसे इसमें भी होना है। यदि 3 है, यदि 3 है तो 3 तो रहेगा रहेगा गुणनखंड इसके, निकालेंगे तो, लेकिन एक इसमें और जुड़ जाएगा, यानी घात में 3 एक क्या हो जाएगा? 4। इसमें भी 3 एक क्या हो जाएगा? 4। अब गुणा कर देंगे तो टोटल 4 चुके 16, कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे? तो 16 गुणनखंड। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न दे रखा, किन्हीं 3 विषम संख्याओं का योगफल 147 है। किसी 3 विषम संख्याओं का योगफल 147 है, तो बीच वाली संख्या, अभी मैंने सम पद और विषम पद बताया। कितनी संख्याएं? 3 विषम संख्या। 3 विषम संख्याओं का ये योगफल दिया है, योगफल दिया है 147। अगर 3 से भाग कर दें तो इसका औसत निकल जाएगा ना, तो औसत क्या हो जाएगा? 3 चौके 12 और 3 नवा 27, यानी इसका औसत क्या निकल जाएगा? इसका औसत निकल जाएगा 49। और मैंने क्या बताया कि औसत विषम पद में जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या ही होता है, यानी जो एवरेज ये निकला, जो एवरेज ये निकला ये मध्य वाली संख्या है। टोटल संख्याएं है 3, एक पता चल गई, इसका मतलब एक संख्या आगे होगी, एक संख्या पीछे होगी। हमको चाहिए क्या? अच्छा बीच वाली संख्या चाहिए। बीच वाली संख्या यही तो है, बीच वाली संख्या क्या है? सिर्फ 49 है भैया। अगर हमको चाहिए होता इसके बाद वाली बड़ी संख्या, 49 में हम क्या जोड़ते थे? विषम संख्या है तो 49 में 2 जोड़ेंगे 51। अगर छोटी चाहिए तो इसमें 2 घटा देते, क्या था? 47। लेकिन सवाल में बीच वाली संख्या है तो बीच वाली संख्या वही औसत होता है, अभी मैंने बताया, यानी आपका आंसर हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न दिया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? देखिए भैया 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तीनों के बारे में कह क्या रहा है? कह रहा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ये दो संख्याएं किसी तीसरी से
20% ये ज्यादा, ये 25% ज्यादा है, दोनों ज्यादा किससे, तीसरी से। तुम तीसरी को मान लेना 100, ये 100 मान लिए, 20% ज्यादा तो 120 हो गया, ये 25% ज्यादा तो 125 हो गया। अब क्या कह रहा है, तो आपको बताना क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, पहली वाली दूसरकी से कितना कम है भैया, दूसरकी से कितना कम है, 5 कम है। लेकिन पूछा क्या है, परसेंट में कितना परसेंट कम है, किससे कम है, 125 में 5 कम है। प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे हम, 100 लगाएंगे, तो ये निकल जाएगा प्रतिशत कमी कितना है। 5 से काटेंगे 25 बार में, 25 से काटे 4 बार में, तो आपका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 4% कम है। क्लियर है भाई। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, सभी एक अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी एक अंकीय संख्या, भैया एक अंकीय संख्या, एक अंकीय संख्या क्या होती है, एक अंकीय संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहीं तक तो होती है एक अंकी। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, 2 अंकीय संख्या। तो पूछा क्या है, सभी एक अंकीय संख्याओं का औसत। तो या तो एक काम करिए, सभी को जोड़ के 9 से भाग करिए, या फिर औसत का एक तरीका सीख लीजिए। जब कभी संख्याएं क्रमिक हो, जब कभी संख्याएं क्रमिक रूप से घट रही हो या क्रमिक रूप से बढ़ रही हो, तो औसत निकालने के लिए प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 कर देते हैं बस। जब कभी किसी कोई सीरीज दी हुई हो और सीरीज का सर्वांतर है बराबर